ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। राजस्थान की रंगारंग संस्कृति की पहचान भी इन्हीं से ही है। वैसे तो राजस्थान में ऊंटों की संख्या 2.5 लाख के करीब है, लेकिन ये खूबसूरत चित्रकारी वाले सजे धजे ऊंट आपको ज्यादातर पश्चिमी राजस्थान में ही मिलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंटों की खाल पर यह सुंदर चित्रकारी किसने और क्यों की? ये सिर्फ मजे के लिए की गई चित्रकारी नहीं है दोस्तों, बल्कि एक प्राचीन कला है जिसे उस्तापना या उस्ताद कला भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हजारों मील दूर बसे फारस से ये उस्तापना कला बीकानेर पहुंची थी। पर्शिया या फारस ईरान के ही पुराने नाम हैं, जहां से आकर इस कला ने राजस्थान के ऊंटों और इमारतों को एक अलग खूबसूरती दी। लेकिन आज इस कला को जानने वाले चंद उस्ताद ही रह गए हैं। उस्ताद उन चितेरों को कहते हैं जो ये चित्रकारी करते हैं, ये डिजाइन बनाते हैं। दोस्तों, उस्तापना अगर विलुप्त हो जाएगी ना, तो राजस्थान के ऊंट अपनी खूबसूरती खो बैठेंगे और हम खो बैठेंगे हमारी विरासत के एक हिस्से को। इसलिए ये दिलचस्प रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप इस कला के बारे में ज्यादा जान सकें। उस्ता कला के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमें पलटने होंगे इतिहास के पन्ने और चलना होगा मुगलिया सल्तनत की ओर। ये बात उन दिनों की है जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल सल्तनत की नींव रखने वाले बाबर के बेटे हुमायूं का राज था। हुमायूं को चित्रकारी से काफी प्रेम था। एक बार हुमायूं सिंध की यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि किस खूबसूरती से चितेरे ऊंटों और लकड़ी पर खूबसूरत कलाकृतियां गढ़ रहे थे। इन चितेरों को वहां के लोग उस्ताद कहकर बुलाते थे। जब हुमायूं वापस दिल्ली लौट कर आए तो अपने साथ 2 उस्ताद भी लेकर आए। इन चित्रकारों ने ही मुगल शैली की चित्रकारी को जन्म दिया था। मूल रूप से ये कला ईरान की थी, लेकिन ईरान से ये चितेरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। उन्हीं में से कुछ सिंध आए थे और सिंध से हुमायूं के साथ ये कला पहुंची दिल्ली। साल 1555 में हुमायूं की मौत के बाद उनके बेटे अकबर गद्दी पर बैठे। अकबर को भी अपने पिता की तरह ही चित्रकारी से काफी प्रेम था। अकबर के शासनकाल के बारे में जानकारी देने वाली किताब आईने अकबरी की माने तो अकबर के दरबार में कुल 17 चित्रकार थे। अकबर ने इन्हें राजकीय चित्रकारों का दर्जा दे रखा था। कहते हैं कि दीवारों पर चित्रकारी करने की कला यानी कि भित्ति चित्रकारी भी उसी दौर में शुरू हुई थी। जिस समय दिल्ली पर अकबर का शासन था, उसी समय बीकानेर पर शासन था महाराजा राय सिंह का। इतिहासकारों की माने तो राजा राय सिंह बीकानेर राजघराने के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने मुगलों से संधि की थी। राय सिंह की अकबर के दरबार में अच्छी उठबैठ थी। कहा जाता है कि एक बार वे जब मुगल दरबार गए तो वहां से कुछ उस्ताद अपने साथ ले आए। इन्हीं चित्रकारों में से एक थे उस्ता अली रजा। उस्ता अली ने राजा करण सिंह के समय में बीकानेर के प्रसिद्ध भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कलाकारी की और सबका दिल जीत लिया। बीकानेर की स्थापना करने वाले राजा थे राव बीका। राव बीका ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस रेतीली धरती पर सबसे ज्यादा काम आने वाला पशु ऊंट ही है। उन्हीं के समय से बीकानेर में ऊंट पालन पर खास ध्यान दिया जाता था। यहाँ की सेना में भी ऊंटों को शामिल किया गया था। बीका के बाद उनके वंशजों ने भी इस परंपरा को जारी रखा। मुगल दरबार से आए इन चितेरों ने बीकानेर के ऊंटों पर, उनकी खाल से बनी कुप्पियों पर और लकड़ी की कारीगरी करके इस कला को एक नया आयाम दिया। उन दिनों मुगल दरबार और उनसे संधि करने वाले सभी राज्यों में इन उस्ता कलाकारों को काफी महत्व दिया जाता था। अकबर के बाद जब जहांगीर का शासनकाल शुरू हुआ तो इन चित्रकारों के लिए मानो स्वर्ण युग की शुरुआत हो गई थी। जहांगीर ने कई चित्रशालाएं बनवाई। कहते हैं कि उस दौर में चित्रकारी का प्रचलन इतना बढ़ गया था कि लोग चित्रों को गले में भी पहनने लगे थे। कुछ लोग इन्हें पगड़ी पर भी लगाते थे। इसीलिए चितेरों ने छोटे चित्र बनाने शुरू किए ताकि उन्हें आसानी से पहना जा सके। इतिहासकारों की माने तो जहांगीर को 2 ही चीजों से सबसे ज्यादा प्रेम था, पहली चित्रकारी और दूसरी शराब। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब जहांगीर एक दिन में 24 गिलास शराब पी जाया करते थे और चित्रकारी का इतना शौक था कि हर एक चीज को वो चित्रों में उकेरवा देते थे। मलिक अंबर के कटे सिर को लात मारते हुए भी उन्होंने अपना चित्र बनवाया था।
उस्ता कला में खास तौर पर लकड़ी, दीवारों और ऊंटों की खाल पर चित्रकारी की जाती थी। जहांगीर के समय में इन चित्रकारों को खूब पैसा और सम्मान भी मिला। इसी विरासत को शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया। लेकिन जब दिल्ली में इतना सम्मान और शोहरत मिल रही थी, तो फिर इन चित्रकारों ने राजस्थान का रुख क्यों किया? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था औरंगजेब, जिसे इतिहास का सबसे क्रूर मुगल शासक माना जाता है। कहते हैं कि औरंगजेब को संगीत और चित्रकला से सख्त नफरत थी। उसने चित्रकारी पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ये चित्रकार बेरोजगार हो गए। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बीकानेर के राजा थे महाराजा अनूप सिंह। कहते हैं कि अनूप सिंह ने इन चित्रकारों को बीकानेर में शरण दी। बीकानेर में पहले से ही मिथिरण जाति के चित्रकार थे, लेकिन इन स्थानीय चित्रकारों ने भी उस्ता कला के चित्रकारों का साथ दिया और दिल्ली से सिमटकर इस कला ने बीकानेर में पांव पसारने शुरू कर दिए। उस्ता कला के चित्रकारों ने बीकानेर के महलों की छतों, मेहराबों, गुंबदों और खंभों पर बेमिसाल चित्रकारी की। बीकानेर के शीश महल, अनूप महल, गज मंदिर, लाल निवास, डूंगर निवास, जूनागढ़ फोर्ट, यहाँ तक कि भांडा शाह जैन मंदिर को भी इन उस्तादों ने खूबसूरत कलाकृतियों से सजा दिया। बीकानेर में ऊंटों की खाल पर भी अलग अलग डिजाइन देकर ऊंटों की खूबसूरती उस्ता कला ने ही बढ़ाई। औरंगजेब से पहले बीकानेर में उस्ता कला को जानने वाले मुट्ठी भर चित्रकार ही थे, लेकिन औरंगजेब के बाद बीकानेर इस कला का मुख्य केंद्र बन गया। इस तरह ईरान से दिल्ली होते हुए बीकानेर पहुंची इस कला ने बीकानेर को खूबसूरती के रंग में रंग दिया। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस कला के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी क्यों नहीं है और ये क्यों विलुप्त होने की कगार पर है? इसके पीछे की असल वजह है अंग्रेज। दरअसल जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ यूरोपियन शैली की चित्रकारी को लेकर आए थे। उनके शासनकाल में भारत की अनेक कलाएं विलुप्त होती चली गई। साल 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन हम भारतीयों की सोच गुलाम की गुलाम ही रही। तभी तो हमने अपनी कला और भाषा से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से लोग हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा को ज्यादा अहमियत देने लगे, उसी तरह लोग भारतीय कला को भूलकर यूरोपियन डिजाइन्स को ज्यादा तवज्जो देने लगे थे। इससे उस्ता कला को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये लोग बेरोजगार होने लगे। बावजूद इसके कुछ चित्रकारों ने हाथी दांत, धातुओं, कांच और चीनी मिट्टी से बने बर्तनों पर कलाकृतियां करके इस कला को बचाए रखा। फिर भी लोगों की बेरुखी के चलते आज इस कला से जुड़े चंद ही लोग बचे हैं। इन्हीं में से एक थे हिस्सामुद्दीन उस्ता, जिन्हें उस्ता कला को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए साल 1986 में पद्मश्री से नवाजा गया। बीकानेर के उस्ता मोहल्ले के कुछ उस्ता कलाकार आज भी इस आर्ट को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हिस्सामुद्दीन उस्ता के दो शिष्य मोहम्मद हनीफ उस्ता और अयूब अली उस्ता को कई स्टेट और नेशनल अवार्ड इस कला को बचाने के लिए भी मिल चुके हैं। अभी कुछ समय पहले मोहसिन उस्ता ने राजस्थान की आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए फ्री वर्कशॉप का भी आयोजन किया था, ताकि लोग इसे सीख सकें और इस कला को बचाया जा सके। फिलहाल हिस्सामुद्दीन उस्ता के पोते मोहम्मद जमील उस्ता इस खूबसूरत कला को आगे बढ़ा रहे हैं। जमील उस्ता 2 बार राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के सदस्य भी रह चुके हैं। बीकानेर का कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला की ट्रेनिंग देता है। उस्ता कलाकार अजमल हुसैन बताते हैं कि वो पिछले 35 सालों से ये कलाकारी कर रहे हैं और इसके लिए वो रंगों को भी खुद ही बनाते हैं। इन चंद सालों में उस्ता कला सीखने के लिए देश विदेशों से कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी बीकानेर पहुंचे, लेकिन अभी भी इसमें दिलचस्पी लेने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि लोगों को इस कला के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में हमने तमाम जानकारी देने की कोशिश की है। दोस्तों, ऊंटों की खाल पर होने वाली इस अनोखी कलाकृति की ये कहानी आपको कैसे लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमें ये बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस विषय पर देखना चाहते हैं। राजस्थान की पहली ऊंटों की सेना गंगा रिसाला की कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ऐसी ही कोई दूसरी जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेज सकते हैं। राजस्थान की संस्कृति और विरासत को बचाने की हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन आप जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।